calculate the weight of residue, calculate the weight of obtained when calcium carbonate is strongly heated and 5.6 liter CO2 is produced. At STP. तो एवरीवन व्हाट द मीनिंग ऑफ रेसिड्यू, जो बचा हुआ रह गया, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ देखिए हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो ए तो आउट हो जाएगा और ए बचा रहेगा। तो नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सबका कोफिशिएंट 1:1:1 है। अब आप यहाँ पे दिया हुआ क्या है, वॉल्यूम, बट भाई यहाँ पे 1:1:1 क्या बताता है, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल, राइट। वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट, मोल। तो कुछ भी यहाँ पे मास दिया रहे, वॉल्यूम दिया रहे, बट आप काम कीजिएगा मोल के अकॉर्डिंग। तो क्या हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ CO2। कोफिशिएंट ऑफ CO2 कितना है, एक डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे भी तो किए थे, याद है। कोफिशिएंट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्वल टू व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और भाई कोफिशिएंट का रेशियो अगर 1:1 है तो जितना मोल इसका रहेगा उतना ही मोल तो इसका रहेगा, तो सिंपल सी बात है। तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखिए यहाँ पे सिंस देयरफॉर करके भी बना सकते हैं, यूनिटरी मेथड, राइट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। और क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकाल सकते हैं। बाकी कंडीशन का वॉल्यूम हम लोग को याद नहीं रहता है, बट एक कंडीशन का वॉल्यूम याद रहता है। वो कौन सा कंडीशन है, STP का मोलर वॉल्यूम, राइट। तो इसका मतलब है टोटल वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। एंड व्हाट द टोटल वॉल्यूम एवरीवन, 5.6 लीटर। ये फार्मूला लगाने के लिए नंबर ऑफ मोल गैसियस सब्सटेंस को वॉल्यूम्स आपको पहले का वीडियो लेक्चर मेरा देखना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में है और उसको अपडेट करके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ईच एंड एवरी वीडियो। तो नंबर टोटल वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/4। ये हो गया 1/4। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू 1/4। इम्प्लाई इसको मास बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हैं एवरीवन, 1/4। देन क्या यहाँ से मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकल जाएगा सर, 1/4 इंटू व्हाट द मास ऑफ कैल्शियम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 56, राइट। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, जिनको भी प्रॉब्लम रहता है प्लीज़ क्लास में पूछते रहिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, कैल्शियम का 40, एक लिस्ट आपको दे देंगे, ठीक है, या पीरियोडिक टेबल रखिएगा। कैल्शियम का 40 होता है और ऑक्सीजन का क्या 16 एटॉमिक वेट, तो 40 + 16 56, कितना ग्राम, 14 ग्राम, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लिख लीजिए।
हाउ मच मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाउ मच मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाउ मच मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड फॉर, how much mass of calcium carbonate required for 5.6 liter of CO2 at STP? How much mass of calcium carbonate required for 5.6 liter of CO2 at STP? तो एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए एक काम डायरेक्ट तो कर सकते थे स्टूडेंट, जो आपको पिछले क्लास में थ्योरी पढ़ाए हैं, जिनका आज फर्स्ट क्लास है, उनके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। हम लोग एक रिलेशन डेवलप किए थे कि अगर मान लेते हैं कि इसका ए का Na मोल खर्च हुआ है और बी का Nb मोल खर्च हुआ है, जो कंज्यूम हो रहा है उसके बीच में, इसके लिए नहीं कि हम लोग बी का 100 लिए, यहाँ देखिएगा बी का 100 लिए और लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ बी टेकन इक्वल टू 100 मोल और खर्च हुआ 80, उसके लिए रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन किसके लिए बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ए का Na कंज्यूम हुआ, कंज्यूम वाले के लिए रिलेशन था, और बी का Nb कंज्यूम हुआ और उसके लिए सी का Nc बना और डी का Nd बना, राइट। तो उस सिचुएशन के लिए एक रिलेशन बताया गया था। क्या रिलेशन था एवरीवन? उस सिचुएशन का रिलेशन था A/Na इक्वल टू वाट, B/Nb इक्वल टू C/Nc इक्वल टू D/Nd। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा कि सर यहाँ पे से किसी का भी पता रहेगा तो बाकी सब का निकल जाएगा। उसी रिलेशन का मैं थोड़ा फास्ट होने के लिए, तो सर ये रिलेशन आया कहाँ से था? ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था या यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड से ही इसको मैंने डेवलप किया था, ठीक है। तो क्या यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा? इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू वाट, 1/4। और इसके लिए आप ये लिख सकते हैं मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 1/4, देन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 1/4 इंटू कितना होता है, 100। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिकुलर वेट एवरीवन 100, तो 25 ग्राम हो जाएगा, करेक्ट है ना? चलिए यहाँ तक आ जाइए। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा। When sodium bicarbonate is heated, ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? ओके। When sodium bicarbonate is heated, 1.806 into 10 to the power 24 molecules of water is obtained. When sodium bicarbonate is heated, 1.806 into 10 to the power 24 molecules of water is obtained. Then find the volume of CO2 obtained. Then find the volume of CO2 obtained and amount of sodium bicarbonate needed for this reaction. And amount of sodium bicarbonate needed for this reaction.
एवरीवन, इस क्वेश्चन का आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? 5 मिनट आप लोग ट्राई कीजिए, सिर्फ मैं रिएक्शन लिख देता हूं। यहाँ देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? तो सर ये सब रिएक्शन याद कैसे रहेगा? तो सोडियम कार्बोनेट और क्या मिलता है? CO2 और वाटर। तो एक्चुअल में जो भी रिएक्शन में लिख रहा हूँ उस ऑल आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, राइट? हम लोग को बेकिंग सोडा पढ़ना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को ही दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा। और वाशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट मॉइस्चर गेन किया हुआ, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ये है मेरा क्या? वाशिंग सोडा। और इसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज़ क्या है? हम लोग तो खाना में भी मिलाते हैं, और वाशिंग सोडा का तो नाम से ही पता चल रहा है, राइट? सर्फ एक्सल। तो देखिए, तो बैलेंस है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। बैलेंस है, सॉल्व कीजिए। अब क्या चाहिए था? वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP ना? ओके, सब लोग ट्राई करेंगे। स्टूडेंट, सुबह के क्लास में जो अभी मैं शाम के क्लास में एक फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किया हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पे मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूँ, बट मैं सुबह में भी मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मिटी सब पढ़ाऊँगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पढ़ा रहे हैं, जस्ट थोड़ा रिवीजन करके CP पढ़ाना है, बट सुबह में आपको मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मिटी, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर उसका कम से कम तो 6 आवर क्लास लूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है, टाइट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ जस्ट किसके लिए? जितना मुझे CP में चाहिए, बट यहाँ पे मुझे बहुत प्रैक्टिस करवाना है। अच्छा स्टूडेंट, क्या देकर क्या पूछ रहे हैं? आपको नहीं था कि एक ही क्वेश्चन में मॉलिक्यूल और वॉल्यूम का रिलेशन हो गया, सेम क्वेश्चन में मॉलिक्यूल और मास का रिलेशन हो गया, बट भाई कुछ भी दिया रहेगा, इसका निकालना है मास, क्या निकालना है? इसका निकालना है वॉल्यूम, और इसका दिया हुआ है n। तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया, उसमें होना ही नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे a लिख सकते हैं, कोफिशिएंट कितना है इसका? दिस इक्वल टू 1 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, देखते रहिएगा, इक्वल टू 1 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इक्वल टू 1 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ, बिकॉज स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट क्या बताता है? वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मोल। तो कुछ भी पूछा जाएगा, सबसे पहले हम लोग मोल पे आएंगे। किस पे आएंगे? तो भाई इसका मोल तो हम लोग को पता है, कैसे? सर मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं,
जस्ट बाई डिवाइडिंग बाई व्हाट 1.806 इंटू 10⁻24 और डिवाइडेड बाई एन है टोटल नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर, और 1.806 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड कीजिए तो कितना आता है, मोटा मोटी 3 आ जाएगा या ऑलमोस्ट 3 आ गया। तो भाई 3 आ गया तो यहाँ तो सबका मोल पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 3। और बाकी कंडीशन का आपको मोलर वॉल्यूम नहीं पता रहता है, बट STP का तो पता है। बाकी कंडीशन का नहीं पता रहेगा तो आपके पास ब्रह्मास्त्र है PV इक्वल टू NRT, वहाँ से निकाल लेंगे, राइट। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू व्हाट, मोल इंटू मोलर वॉल्यूम और 3 इंटू कितना, तो मोलर वॉल्यूम ले रहे हैं STP पे, तो टोटल वॉल्यूम भी तो STP का ही मिलेगा। जिस कंडीशन का मोलर वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम भी उसी कंडीशन का होता है, ठीक है। दैट्स वाई कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, मल्टीप्लाई कर लीजिए 67.4, अच्छा 2 ना, यस। अब उसके बाद क्या पूछा गया है सर, उसके बाद पूछा गया है मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, हाउ मच मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड फॉर दिस, राइट। तो क्या ये हम लोग इसे और इसे इक्वेट कर लें एवरीवन, तो इसे और इसे इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो सर यहाँ से मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इक्वल टू व्हाट, जल्दी से बोलिएगा कितना हो जाएगा। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मतलब 6, और इसके बदले क्या लिख सकते हैं, मास, इसका M1 मान लेते हैं, M1 बाई सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना मास होता है, मोलिकुलर वेट 84। किसी को प्रॉब्लम है सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलिकुलर वेट निकालने में, आपको कैसे 23 + 1 अब प्लस 12 + 48 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। तो 84 इक्वल टू 6, देन M1 इक्वल टू कितना, 84 इंटू 6। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर, जो हम लोग बनाते थे सीन्स इतना से इतना तो 1 से कितना तो इतना से कितना, राइट, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो भाई उसी से तो ये डेवलप किए थे, राइट। तो थोड़ा यहाँ पे फास्ट रहेंगे, बट यहाँ पे एक बात का केयरफुल रहना है। कौन सा बात का, यहाँ जो नंबर ऑफ मोल लिखते हैं एवरीवन, वो जो कंज्यूम होता है प्रोड्यूस होता है वो है, वो जो कंज्यूम होता है, राइट। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे इतना ग्राम था और आप ले लिए 1000 ग्राम, एक कब आपको रिजल्ट सही से देगा, ये क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड, ये भी क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस। इस रिएक्शन से, कौन सा रिएक्शन से, इस रिएक्शन से, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। तो अब इस देखिए इसी को एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, इसी क्वेश्चन को इतना तरीके से हेडिंग बना दिया जाता। अब मैं चाहता हूँ कि आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रहे। इसी को हेडिंग बना दिया था पार्टिकल मास कन्वर्सन, पार्टिकल देकर मास पूछ रहे हैं। इसी को हेडिंग बना दिया पार्टिकल वॉल्यूम कन्वर्सन। बट सबके लिए ब्रिज का काम कौन करेगा, मोल करता है। तो कुछ भी दिया रहे, सबसे पहले आप मोल निकालिए और मोल के अकॉर्डिंग मोल निकाल लीजिए, मोल से क्या निकाल लीजिए, मोल, और तब जो पूछा जाएगा उसका बाद में कीजिएगा, ठीक है। हाँ एवरीवन बोलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट। देखिए एक ऑनलाइन स्टूडेंट का क्वेश्चन है, अरे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में हम लोग को भी पता नहीं रहता है कि अभी तो सर ने तो रिएक्शन बैलेंस कर दिया, बट एग्ज़ाम में अगर वैसा कोई रिएक्शन दिया रहेगा तो हम, तो भाई मोल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मोल कॉन्सेप्ट में कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा तो बहुत जनरल रिएक्शन दिया रहता है। यहाँ सब लोग देखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट में ऐसा कोई रिएक्शन दिया रहेगा जो आपसे नहीं जानते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन,
और जो भी रिएक्शन दिया रहेगा वो आपका सिलेबस का पार्ट ही रहेगा। तो ये बॉल अभी तक शायद ही कोई रिएक्शन है जिसका आपको आइडिया नहीं होगा, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, नहीं पता है। अब पूछिएगा सर N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 को मिलाकर अगर हम लोग प्लेटिनम गैस दे देंगे तो क्या बनेगा भाई, अमोनिया बनता है, राइट। ओस्टवाल्ड प्रोसेस हम लोग का सिलेबस का पार्ट है, तो ये तो हम लोग को जानना पड़ेगा। H2 और O2 मिला रहे हैं, क्या बनेगा बताइए। H2 प्लस O2 तो H2 ही बनेगा ना, CO2 तो बनेगा नहीं। उसके बाद CO प्लस O2 CO3 CO2, इसका मतलब बहुत जनरल टाइप का रिएक्शन रहेगा, करेक्ट। तो सर फिर भी अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। नहीं, एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाने वाला हूँ, कुछ ऐसा भी रिएक्शन रहेगा जहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली डज नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस रिएक्शन कि उस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है POSC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक। तो एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, हम लोग को लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन सेट करने वाले इस के माइंड में बात आएगा या नहीं आएगा। भाई किसी टाइम पे आपको एक टास्क दिया जाएगा कि 8th क्लास का क्वेश्चन पेपर सेट कीजिए, राइट। सबसे पहला आप क्या कीजिएगा, सिलेबस देखिएगा। कभी भी आप अपने आप को सिलेबस के बाहर जाना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि जब क्वेश्चन भाई सेट होते रहेगा तो उनको पता रहेगा ना कि सिलेबस स्टूडेंट के रेंज में है या नहीं है। जैसे मैं अभी बैठ के आप लोग के लिए आइसोमेरिज्म का 100 क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ मान लीजिए, या नॉमेनक्लेचर का वही आज फोल्डर निकाल के नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ। पढ़ा तो रहे हैं बट इस पर क्वेश्चन कितना दिया जाना चाहिए। बट नॉमेनक्लेचर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मोर देन 2 लाख है, क्या 2 लाख का आप नॉमेनक्लेचर कीजिएगा तो जो आपका सिलेबस का पार्ट है वही पूछा जाएगा। इसलिए इस बात के लिए बिल्कुल डरी नहीं है। और लास्टली कैटलिस्ट का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे ना, वहाँ से आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the amount of water produced by, calculate the amount of water produced by produced by 32 gram of complete combustion of methane. Find out amount of water produced by 32 ग्राम ऑफ कंप्लीट कंबसन ऑफ मीथेन। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर दिस कंप्लीट कंबसन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ oxygen required for this complete combustion. And how much volume of oxygen required for this complete combustion. जितना रिक्वायर्ड है उतना ही का आंसर निकालना है। थर्ड, if source of oxygen is air, if source of oxygen is air, then how much volume of air should be supplied, then how much volume of air should be supplied for this complete combustion. Comma, and condition for gaseous substance are at STP, and condition of gaseous substance is STP. Condition of gaseous substance is STP. अब यहाँ देखिए
जिनका भी क्वेश्चन था, साहिल का था या सनी अहमद का था? यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का रिएक्शन आप लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे? मीथेन और मीथेन का कंप्लीट कंबसन करते हैं। तो पिछले क्लास में आपको बताया था, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबसन करते हैं तो क्या बनता है? CO2 NH2। बट देखिए तो रिएक्शन बैलेंस है, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2। अब बैलेंस है, इसको ट्राई कीजिए सब लोग ट्राई करेंगे। बनाइए, पेन चलना पड़ेगा, बहुत फास्टली चलना पड़ेगा। देखिए, आई विल रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट यू, सबसे पहले मोल के टर्म में काम कर लीजिए, बाकी बातें बाद में कीजिएगा। जो भी दिया रहेगा स्टोइचियोमेट्री का कोएफिशिएंट की हेल्प से सबसे पहले क्या निकालना है? कुछ भी पूछ रहे हैं, मोल निकाल के रेडी रहिए, आपका 80% काम इजी हो जाएगा। ये क्या है? मास ना, बट आप मास के अकॉर्डिंग मास का काम कीजिएगा या पहले मोल के टर्म में काम कीजिएगा? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मोल। कैसे? इसका एक मोल इसका 2 मोल चाहिए, इसका 2 कितना चाहिए? 4। इसे सबसे पहले कुछ भी दिया रहेगा, काम किसके टर्म में करना? मोल के टर्म में काम करना। देखिए, जो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये काम चलेगा। तो सामने दिख रहा है CH4 का कोएफिशिएंट कितना? 1 और ऑक्सीजन का 2। 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 मोल मीथेन के कितना? 4। जहाँ पे बिल्कुल ऐसे देखते ही बन गया, वहाँ पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रहेगा वहाँ पे मिलेगा। ऐसा तो मैंने क्या बोल दिया? देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में अगर इस तरीके से चीज़ों को पकड़ के रखेंगे बिल्कुल पजल नहीं होगा, लेकिन एक साथ मास, पार्टिकल, वॉल्यूम करना स्टार्ट करेंगे पजल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बहुत आसान रास्ते से लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई सबका एक दूसरे में कन्वर्सन का रास्ता क्या है? यहाँ देखिए, मास है, बताए थे ना, वॉल्यूम है और पार्टिकल है, सबको एक दूसरे से कोरिलेट कौन करता है? मोल करता है। दैट्स व्हाई किसी से किसी पे आना है तो सबसे पहले वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू मोल। तो भाई इसका मास कितना दिया हुआ है? घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, 32 ग्राम। मोल निकाल लेंगे, पहले काम तो मोल के टर्म में करना है, तो इसका मोल कितना हो जाएगा? 32/16 करें, करेक्ट। अब इसमें तो सामने दिख रहा है, इसका 1 मोल के लिए इसका कितना चाहिए? 2 मोल। बट क्या आपके पास एक ही मोल है? 2 मोल है ना, इसका 1 मोल के लिए 2 मोल। 1 कलम का दाम 2 रुपया, तो 2 कलम का दाम कितना? यही तो है, 1 मोल से 2 मोल। 1 मोल के लिए कितना होगा? 2 मोल चाहिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, तो इसका 2 मोल के लिए कितना चाहिए? वो तो गया स्टूडेंट। द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इक्वल टू सर 4 मोल। कैसे? 2 × 2 कर देंगे, करेक्ट। बट सर मोल तो पूछा नहीं गया, पूछा तो गया वॉल्यूम। कोई बात नहीं है, मोल अगर पता चल जाएगा तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। कैसे? टोटल वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट? 2। देन टोटल वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा एवरीवन? 2 × मोलर वॉल्यूम
सॉरी 4, तो 4 इंटू 22.4 लीटर एक किसका वॉल्यूम है? ऑक्सीजन। बट देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन में सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट रखा, बट एग्ज़ाम में माइंड कीजिएगा डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाता, अगर क्वेश्चन को थोड़ा 1% ट्विस्ट करना रहता तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, और कॉमन मिस्टेक क्या रहता? हम लोग ऑक्सीजन का वॉल्यूम का आंसर, ये भी सबसे खास बात है कि जो आप सोचते हैं वो एग्जामिनर भी सोच रहा है, उसको पता है कि आप ये मिस्टेक कीजिएगा, वो क्वेश्चन सेटर है भाई, वो यही एक ऑप्शन ये भी रखेगा, और आप ये ऑप्शन देखते ही आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपने क्या मिस्टेक किया जल्दीबाजी में पता ही नहीं चला, राइट? दैट्स वाई एयर का मतलब एयर और ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन। ऐसा नहीं कि सर एयर ही तो ऑक्सीजन है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेज, राइट? तो ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ O2। अब पिछला क्लास में बताए थे क्या कि एयर में प्रेशर एंड टेम्परेचर हर गैस के लिए सेम है, तो P एंड T एयर कांस्टेंट रहेगा भाई। देखिए नहीं जानना खराब बात नहीं है, बट एक बार बताने के बाद फिर से दोबारा नहीं जानना या स्ट्राइक नहीं करना वो खराब बात है। और जो कॉन्सेप्ट, ख्याल रखिएगा, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक रहेगा उसमें मैं भरपूर टाइम दूंगा, लाइट टॉपिक रहेगा कोई बात नहीं है, 2-4 एग्जाम्पल करके चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप ऑफ कार्बन, मुझे पता है कि इसका मैं बहुत यूज़ करता हूँ आगे क्लास में लास्ट डे तक ऑर्गेनिक का, तो उसमें कम से कम तो 20 एग्जाम्पल लेंगे जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि हम लोग टाइप ऑफ कार्बन निकालना सीख गए, तब तक उस पर प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, क्योंकि उसका बहुत विगरस यूज है आइसोमेरिज्म में, उसके बिना मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा ही नहीं पाऊँगा। दैट वाई जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, जैसे ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, तो एक प्रॉब्लम ली, आज दोबारा प्रॉब्लम ले लिया, राइट? दैट्स वाई कि आपको उससे फैमिलियर हो जाइए। तो भाई अगर एयर का बात करेंगे तो P और T, यहाँ देखिएगा PV इक्वल टू वाट, ओ सॉरी, तो P और T कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N लिख सकते हैं, और जहाँ भी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और इसका पावर 1 रहता है तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम और परसेंटेज ऑफ मोल इक्वल हो जाता है। क्या इक्वल होता है? बट मैं दोनों के पावर 1 के लिए बोल रहा हूँ, दोनों का पावर। भाई ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई क्यू, तो परसेंटेज ऑफ एक्स इक्वल, वहाँ पे फिर डिफ्रेंशिएट करके निकालना पड़ेगा, राइट? आप एरर इन मेजरमेंट में ऐसा काम करते होंगे, कौन सा? तब इसका परसेंटेज कैसे इक्वल होता है? ऐसे रहता है, इसका परसेंटेज ये छोड़ दीजिए, मैं मैथ में बताऊंगा, ठीक है? बट अभी के लिए जहाँ पे 1 इसका पावर 1 इसका पावर 1 रहेगा, उस टाइम पे परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मोल। तो एयर में ऑक्सीजन का कितना परसेंट? 21%। तो वो मोल का परसेंटेज था, क्या उसी को वॉल्यूम का परसेंटेज मान लिया जाए? यस। तो यहाँ पे निकाले क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। पूछा क्या हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में? वॉल्यूम ऑफ एयर। तो मान लेते हैं लेट V1 इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ, भाई मोस्टली डोमेस्टिक वर्क के लिए, घर के काम के लिए तो हम लोग कंबस्शन के लिए एयर ही सप्लाई कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, तो एटमॉस्फेयर में ही है। घर पे सुबह उठते ही चूल्हा जो जलाते हैं बर्नर, तो उसमें क्या ऑक्सीजन अलग से देते हैं? ऑक्सीजन तो आज के डेट में भाई सांस लेने के लिए भी कम पड़ जाता है, राइट? तो ऑक्सीजन तो जो एटमॉस्फेयर में है उसमें नाइट्रोजन भी है, तो वहाँ से ऑक्सीजन लिया जा रहा है, राइट? और एलपीजी गैस में हम लोग करते क्या हैं? हाइड्रोकार्बन ही तो है। एलपीजी गैस में क्या है? नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बट वेरी हाई प्रेशर पर उसको लिक्विफाई कर दिया गया है, करेक्ट? चलिए, तो क्या V1 इंटू 21/100 टोटल वॉल्यूम अगर एयर का चाहिए था V1, तो V1 का 21% ही तो ऑक्सीजन रहेगा, राइट? इतना ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए आपको इतना ही एयर लेना पड़ेगा या ज़्यादा एयर लेना पड़ेगा? ज़्यादा एयर लेना पड़ेगा। कम या ज़्यादा? ज़्यादा एयर लेना पड़ेगा। ऐसे सोचिए, मूंगफली जानते हैं? यस, सब लोग जानता है भाई मूंगफली। तो मूंगफली का, या हाँ उसी को बादाम भी बोलते हैं, बट जनरली ट्रेन वगैरह में मूंगफली बोलते रहता है, तो वो ज़्यादा फेमस है टर्म।
तो मूंगफली का जो बिल्कुल कोर, जिसको डायरेक्टली हम लोग खा सकते हैं, ऊपर वाला कवर वाला तो खा नहीं सकते हैं, राइट। तो जिसको बिल्कुल कोर, जिसको खाते हैं, वो चाहिए मुझे 100 ग्राम। कितना ग्राम? और मार्केट में वो नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या? हम कवर के साथ। तो क्या उसके लिए 100 ग्राम ही लीजिएगा, उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा? सिंपल सा लॉजिक था, राइट। वही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, करेक्ट। मुझे ऑक्सीजन सप्लाई करना है इतना, इसके लिए इतना ही एयर लेना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, या ज़्यादा एयर लेना पड़ेगा? भाई ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि लेट V1 इज एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, तो इसका 21% ही तो रहेगा वॉल्यूम ऑफ O2, करेक्ट। ये निकाल चुके हैं इस इक्वेशन, तो इससे तो इसी का मिलेगा, तो V1 नहीं निकल जाएगा यहाँ से। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 to 3 टाइम्स पूछा हुआ है, और अगर जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो मान लीजिए नीट का लेवल का क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एवरीवन? 4 × 22.4 × 100/21। क्या आप कैलकुलेट कर लेंगे? चलिए, जो भी आपका आंसर रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, ये सब चीज़ तो मैं अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ, बट फिर भी CP - CV इक्वल टू क्या जानते हैं? R। 2010 में एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2000, और उसको दोबारा रिपीट हुआ है, एकदम डेटा के साथ दिखा दूंगा, क्योंकि हम लोग तो, मुझे तो पता नहीं ईयर तक याद हो जाता है कि 2010 में या 11 में एम्स में पूछा हुआ है, 2017 में जेईई मेन में पूछा हुआ है। CP - CV इक्वल टू, जस्ट एक डेमो दे रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या कॉमन, हम लोग सेंटेंस को अंडरलाइन करके नहीं पढ़ते हैं। CP - CV इक्वल टू A दे दिया गया था S2 के लिए, और CP - CV इक्वल टू B दे दिया गया था N2 के लिए, करेक्ट। और इसको CP एंड CV ही लिखा गया था, लेकिन CP और CV को बहुत आराम से बोल दिया गया था, CP एंड CV आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। क्या लिखा गया था? बोलिए क्या? अब तब पूछा गया था कि A और B में क्या रिलेशन रहेगा, उसमें पहला ऑप्शन था A इक्वल टू B। क्या था? तो 99% स्टूडेंट का दिमाग में रहेगा ओके CP है, CP - CV इक्वल टू R, तो यहाँ भी R, यहाँ भी R, मतलब A इक्वल टू B नहीं, A इक्वल टू, वो पढ़े ही नहीं टर्म को कि CP का मतलब, जो CP - CV इक्वल टू R तब बोलते हैं जब मोलर हीट कैपेसिटी रहता है। क्या रहता है? मोलर। वहाँ पे बोला क्या गया था? बस पर ग्राम। आप जो जानते हो क्या था? पर मोल था। CP - CV इक्वल टू R होता है जब ये CP और CV क्या रहता है? मोलर, नॉट स्पेसिफिक। और एक ऑप्शन था A इक्वल टू 14B, और एक था B इक्वल टू 14A। तो बाद में आपको पढ़ा देंगे, जब ये स्पेसिफिक रहता है तो रिलेशन R/M रहता है। क्या रहता है? R, लिखना नहीं है, ये तो पढ़ाऊँगा ही, जस्ट मैंने डेमो दिया कि कैसे मिस्टेक होता है। तो A का वैल्यू ये रहेगा, अब B का वैल्यू A हो जाएगा R/N2। तो A और B का रेशियो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हम निकालते, तो यहाँ पे M और A भी क्या रहता है? M। ऐसे करके इसका रिलेशन शायद A इक्वल टू 14 या B इक्वल टू 14 आता है। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ रहता है जहाँ पे क्वेश्चन को बहुत माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा, बट 2 बार आ गया तो मैं हर क्लास में जब पढ़ाता हूँ, इस टॉपिक लेता हूँ, तो कम 2-3 बार इसको रिमाइंड करता हूँ कि एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक है। अगर SP लिखते तो सब लोग स्टूडेंट समझ जाते कि SP मतलब स्पेसिफिक, बट उसी को क्या लिख रहे हैं वो मेरी मर्जी है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कहीं जनरली हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं, बट मेरी मर्जी है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए K1 बोल रहे हैं, राइट। या मेरी मर्जी है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को ईटा से दिखा रहे हैं, ये मेरी मर्जी है। दैट्स वाई कि समटाइम्स पैरामीटर को चेंज करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो एटलीस्ट अब इस बात से तो सब लोग वाकिफ़ हो गए
कि वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पे हम लोग एयर अलर्ट रहेंगे, करेक्ट ना? ओके हाँ, बस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर combustion? How many moles of methane are required to produce 22 gram of CO2 after combustion? 22 gram of CO2 after combustion. How many moles of methane are required to produce 22 gram of CO2 after combustion? इसमें 30 सेकंड लगना चाहिए हार्डली, डू इट फास्ट। कितना मोल्स पूछे हैं, ग्राम तो पूछे नहीं, और भी आसान था। यस, ये तो बच्चा टाइप क्वेश्चन था, जस्ट दे दिए। इससे आसान क्वेश्चन तो दुनिया में दूसरा रहेगा ही नहीं, राइट? इसका मास कितना? 22 ग्राम। मोल कितना होगा भाई? 22/44 कितना? हाफ मोल। कोफिशिएंट 1:1 है, इसमें पेन भी उठाने का रिक्वायरमेंट नहीं था। 1 मोल से 1 मोल, इसका 1 मोल मिलने के लिए इसका 1 मोल चाहिए होगा, तो इसका हाफ मोल मिलने के लिए हाफ मोल, इसमें पेन उठाने का रिक्वायरमेंट था, हाफ मोल। अब लिखिए, स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट में कितना चैप्टर मानते हैं आप? जैसे मैं एक बहुत स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करता हूँ जनरली IIT वालों के लिए। मोल कॉन्सेप्ट में एक बुक का नाम है मॉडर्न अप्रोच ऑफ केमिकल कैलकुलेशन बाय RC मुखर्जी, बहुत बढ़िया है। उसमें थ्योरी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है, बट आपके बैच के लिए नहीं फॉलो करूँगा, आपके बैच के लिए सब कुछ रेडीमेड मैं बना कर दूँगा, कैटली से उतना ही फॉलो करना है। और क्वेश्चन बैंक और इस असाइनमेंट में देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन मैं RC मुखर्जी से, जिसका मैंने नाम लिया है, उसका ऑलरेडी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन डाल दिया हूँ, मतलब जो भी बेस्ट कंटेंट है। तो एक्चुअल में उसमें जो सीक्वेंस है चैप्टर का, उसका नाम है, पहला चैप्टर का नाम है बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, सेकेंड चैप्टर का नाम है स्टोइचियोमेट्री, थर्ड चैप्टर का नाम है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें एक और चैप्टर है ईडियोमेट्री। प्रॉपर ये सब सारा चैप्टर है जिसमें कि 200-250 प्रॉब्लम है, राइट? उसका प्रॉब्लम, एक चैप्टर का नाम है एटॉमिक वेट, फिर एक का नाम है मॉलिक्यूलर वेट, और एक का नाम है टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ऑल दीज आर द मोल कॉन्सेप्ट, पूरा 6 चैप्टर, राइट? 5 चैप्टर, और उसको एक ही चैप्टर है NCERT में। अब मोलरिटी नॉर्मलिटी तो बस एक पेज है, वन ऑफ द पेज NCERT में, इसलिए NCERT से कुछ नहीं होने वाला है। केमिस्ट्री में तो भाई नहीं होगा, प्योर इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, बट ऐसे इतना आपको जानना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रॉपर। नीट में क्वेश्चन का लेवल आसान रहता है, केमिस्ट्री का बहुत आसान रहता है, बट पढ़ना सब कुछ है A to Z, ठीक है? ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें जो भी लिख पाएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा।
पहले इसका स्टोरी सुन लीजिए और एक एक बात को माइंड में रखिएगा। मोटा मोटी मान के चलिए कि एकदम बहुत बढ़िया वाला चिकन खाना है, राइट। बोला गया है कि एकदम बढ़िया वाला चिकन बनना चाहिए जिसको सब लोग पसंद कर सके, जैसा मैं बनाता हूँ। यस, आई एम ए गुड कुक। तो 2 साल से 3 साल से छूट गया है, बट बनाते हैं। बैचलर लाइफ रहिएगा ना, दिल्ली वगैरह में यूपीएससी की तैयारी करने जाइएगा तो नहीं भी कुक है तो बन जाइएगा। या बैचलर लाइफ में जो भी रहते हैं, तो हम लोग रहे ना बहुत 2-3 साल पटना में। फर्स्ट टाइम याद है कि दाल बनाने का मौका मिला था, तो पानी अलग दाल अलग, राइट। अब बैठ कर रो रहे हैं कैसे होगा। फिर रोटी बनाने का टाइम आया तो उसमें पानी इतना डाल दिया कि घोल बन गया, सॉल्यूशन। फिर उसमें आटा डाल रहे हैं तो कभी आटा ज़्यादा हो रहा है, कभी पानी ज़्यादा हो रहा है। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट था। मतलब वहाँ पे ऐसा ऐसा खाना खाइएगा कि लाइफ टाइम याद रखेगा। और धीरे धीरे होते होते मतलब बेस्ट, मतलब वहाँ का हम लोग का एकदम फेवरेट एक है डीवीसी। मतलब सारे बैचलर लोगों का फेवरेट फूड। ये मेरा स्टोरी नहीं है, जो लाखों बच्चे जो पटना में या कहीं भी बैचलर लाइफ में जाते हैं, सबका स्टोरी मैं कॉमन बोल रहा हूँ। दाल भात चोखा, आलू पीटी। तो और उस समय 45 मिनट्स में खाना बना लेते थे। हाउ मच सर? ये कैसे होगा सर? सेपरेटर रखते थे। बाद में केमिस्ट्री में समझ में आता है सेपरेटर क्या है। सेपरेटर में होता ना एक प्रेशर कुकर के अंदर 3 सेपरेटर, एक में चावल नीचे डाल दिए, एक में दाल, ऊपर वाले में आलू डाल दिए। एक ही बार में सेम एनर्जी में 3 पक गया, राइट। एनर्जी का कंजम्पशन भी कम हुआ। और उसके बाद भी इधर जब तक चढ़ाया तब तक प्याज हो गया, फ्राई हो गया। इतना टेस्टी, यू कांट बिलीव। आज के डेट में मैं खाना खाता हूँ, वो टेस्ट नहीं आता जो उस टाइम आता था। अल्टीमेट। देखिए सच बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में वहाँ पे बहुत सारा सिचुएशन होता था। तो मान लेते हैं कि आपको एकदम खाने वाला चिकन बनाना है, अगर आपको बनाने आता है तो। और मोटा मोटी अगर हाफ़ के जी चिकन बनाइएगा तो हाफ़ के जी चिकन में 200 ml मीठा तेल लगेगा, अगर अच्छा चिकन बनाना चाहते हैं तो। मीठा तेल तो समझते ही है ना, मस्टर्ड ऑयल। और जो नहीं खाते हैं भाई वो माइंड मत कीजिएगा, दूसरा एग्जांपल भी ले लेंगे समझाने के लिए। तो लेट अस सपोज आपने मार्केट से ख़रीद के लाया 5 kg चिकन, कितना? और मस्टर्ड ऑयल आपके पास सिर्फ है 1/2 लीटर, और आपको पानी में नहीं तलना है चिकन को, बढ़िया खाने वाला बनाना है। तो आप बताइए इसमें कौन बचा रह जाएगा, कौन कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना है। चिकन बच जाएगा, क्यों? यस, तेल खत्म हो जाएगा, राइट। ऐसा क्यों हुआ एवरीवन? सर मैंने दिमाग लगाया कौन ज़्यादा है और कौन कम है, राइट। तो मैंने दिमाग लगाया कि ओके 5 kg के लिए तो 1 लीटर चाहिए था, नहीं 5 kg के लिए तो अगर बनाते तो हाफ़ के जी के लिए 200 ml, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा चाहिए। बट मेरे पास कितना है? 1/2 लीटर, 500 ml है, तो 200 ml के लिए 1/2 kg, तो 100 ml के लिए इतना kg, तो 500 ml के लिए तो निकाले तो मुझे चिकन तो थोड़ा बचा रह गया, राइट। तो जो कौन किसके अकॉर्डिंग खर्च हुआ? चिकन के अकॉर्डिंग तेल खर्च हुआ या ऑयल के अकॉर्डिंग चिकन खर्च हुआ? यस, ऑयल के अकॉर्डिंग चिकन खर्च हुआ। एग्री? कौन 100% कंज्यूम हो गया? ऑयल। और जो चिकन बन के रेडी हुआ खाने के लिए वो किसके अकॉर्डिंग बना है? ऑयल को। ओके एवरीवन। तो जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जो 100% कंज्यूम हो जाता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जो 100% कंज्यूम हो जाएगा और दूसरा बचा रह जाएगा, तो जो 100% कंज्यूम होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आज के बाद कौन सा रिएजेंट? यस। और रिएक्टेंट साइड में एरो का 2 साइड ना, एक साइड ए है तो इस साइड क्या रहेगा? रिएक्टेंट्स। सब कुछ लिखवा देंगे, पहले समझ लीजिए। और इस साइड क्या है? प्रोडक्ट्स है। ओके।
लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा साइड रहता है? एरो के लेफ्ट में। तो इज इट कंपलसरी कि लिमिटिंग एरो के लेफ्ट साइड में सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा? सर अगर सिर्फ वही रहेगा तो कंपेयर कैसे करते हैं, राइट? इसका जब लिमिटिंग रिएजेंट का बात कर रहे हैं मतलब मोर देन वन रिएजेंट है, मोर देन वन रिएक्टेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बाकी रिएक्टेंट किसके अकॉर्डिंग खर्च होगा? हु विल डिसाइड कि कौन कितना खर्च होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। कौन डिसाइड करेगा? अब प्रोडक्ट भी कौन डिसाइड करेगा कितना बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। एग्री? इसका मतलब है कि लिमिटिंग रिएजेंट का टू विंग्स, रिएक्टेंट साइड में भी वही कंट्रोल करता है रिएक्शन, अब प्रोडक्ट साइड भी वही कंट्रोल करता है। मतलब पूरे रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है? लिमिटिंग रिएजेंट करता है। करेक्ट? इसका मतलब है कि वंस यू डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट, तो पूरा रिएक्शन आपके हाथ में है। बजाय दूसरा रिएक्टेंट भी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे, अब प्रोडक्ट भी किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 5 kg दाल और 2 kg सॉल्ट में नमक, कौन एक्सेस और कौन लिमिटेड? और दाल बनाने का प्रोसेस का मैं बात कर रहा हूँ, कुकिंग के लिए, मास के अकॉर्डिंग नहीं है। यस सर, तो नमक का लेकिन मास तो कम है सर, नमक कम यूज़ करते हैं। कुकिंग क्या है? जस्ट लाइक केमिस्ट्री, राइट? जस्ट लाइक मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचमेटिक कोफिशिएंट। करेक्ट? इसका मतलब है कि अगर सपोज कीजिए कि 2 kg नमक बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 5 kg दाल में अगर 2 kg नमक डाल दीजिएगा तो आपका दाल कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा। दैट्स वाई इसका मतलब समटाइम्स मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में, मैं बहुत सारा एग्जांपल आज लेने वाला हूँ, तो जैसे सपोज कीजिए किसी का नंबर ऑफ मोल मैंने 10 दे दिया, मोल कितना, और किसी का 4 ही दिया, मतलब बोलते हैं कौन ज़्यादा कौन कम। तो जनरल स्टूडेंट के माइंड में बैठा रहता है ओके ये 10 है तो ये ज़्यादा हो गया एक्सेस, राइट? क्योंकि 10 है, ये 4 है तो कम हुआ। भाई 4 है लेकिन हो सकता है कि इसका 4 ही में से कुछ बचा हुआ रह जाए, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे देख के करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट, अकॉर्डिंग टू स्टोइचमेट्रिक। एग्री ना? ओके, तो पहला पॉइंट लिखिए, एनी रिएक्टेंट which consumed completely during the course of reaction, any reactant which consumed completely during the course of reaction is called limiting reagent. Second point, whole reaction controlled by limiting reagent. whole reaction controlled by limiting reagent, comma, it means other reagent also consumed according to limiting reagent. ये बहुत बार आएगा इसमें, ठीक है? It means other reagent consumed also according to limiting reagent, and product also formed according to limiting reagent, and product also formed according to limiting reagent. एक और पॉइंट लिखिएगा,
any reagent which are left behind after the reaction, any reagent which are left behind after the reaction वैसे एक मिनट के कोई भी रिएजेंट जो रिएक्शन के बाद ही बचा रहे उसको क्या बोलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट, मतलब प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। क्या लिख रहे थे, एनी रिएजेंट विच आर लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द रिएक्शन आर प्रेजेंट इन एक्सेस इन अमाउंट, आर प्रेजेंट इन एक्सेस इन अमाउंट, आर प्रेजेंट इन एक्सेस इन अमाउंट। बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ना कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएजेंट विच आर लेफ्ट बिहाइंड, राइट। तो कौन बचा हुआ रहेगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा वो तो नहीं बचा रहेगा, वो तो डिफिनेशन में है, जो 100% कंज्यूम हो जाएगा, राइट। लेकिन नहीं लगता है कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट तब मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा जब मोर देन वन रिएक्टेंट रहेगा। अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, करेक्ट। ए के 1 मोल के लिए बी का कितना मोल खर्च होगा, 1:1 है ना, 1:2। तो ए और बी में से विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इक्विलिब्रियम है, 100% कंज्यूम होगा, नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट भाई, बिकॉज इक्विलिब्रियम का साइन दिए थे, क्या इसका 2 मोल कंप्लीटली खर्च हो जाएगा। 2 मोल कंप्लीट खर्च होने का मतलब इरिवर्सेबल रिएक्शन हो गया। रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल, मेरा क्या था डिफिनेशन में, लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएजेंट विच कंज्यूम्ड पार्शियली या कंप्लीटली, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट इक्विलिब्रियम में जितना भी लीजिएगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो 100% किसी का कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। ओके एवरीवन, ये सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट में नहीं रहेगा, बहुत सारा चैप्टर में रहेगा। अब देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का 2 तरीका, एक है मोल मेथड, कौन सा, और एक है इक्विवेलेंट मेथड। बट अभी आपको इक्विवेलेंट मेथड तो पढ़ाए नहीं है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, दैट्स वाई अभी हम लोग इस मेथड को जानेंगे। और इसी चैप्टर में आगे के क्लास में जब इक्विवेलेंट मेथड और नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे तो इस मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी दोनों में से कौन सा मेथड, मोल मेथड। वहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए, तो जहाँ पे कुछ की पॉइंट लिख रहे थे उसके नीचे लिख लीजिए, इस एग्जाम्पल के बाद नीचे में लिखिए, फॉर फाइंडिंग द लिमिटिंग रिएजेंट बाय मोल मेथड। लिखते रहिएगा स्टूडेंट, अगर आपका फर्स्ट क्लास है फिर भी लिखिए, पीछे से मेकअप कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फॉर फाइंडिंग द लिमिटिंग रिएजेंट बाय मोल मेथड, reaction should be balanced, reaction should be balanced. For finding the limiting reagent by mole method, reaction should be balanced, ये पहला क्राइटेरिया है, ठीक है। अब देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारा मेथड बताते रहते हैं। आई विल ट्राई कि जो सबसे आसान मेथड आपको हो और उसी को प्लीज़ पकड़ के रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज के बाद मोल मेथड से लिमिटिंग रेंज निकालने के लिए इट इज़ वेरी दोबारा पजल नहीं होना है। बहुत सारा मेथड हो सकता है एक चीज़ बताने का, राइट। बट हर टीचर का अपना पढ़ाने का अपना एक तरीका है,
बाद में जब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा ना तो 10 तरीके से आप चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए किसी एक चीज़ को हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो मोल मेथड से पहला क्राइटेरिया क्या है? रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। और इस केस में कोई भी रिएजेंट, एनी रिएजेंट विच प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, एनी रिएजेंट विच प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, उसी को हम लोग नाम देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या नाम देंगे? इसका मतलब मोल मेथड। तो सर कैसे इसको डिसाइड करने के लिए? तो भाई इसका कुछ तो मोल लेंगे। मान लेते हैं कि इसका मोल ले लिए, सपोज कीजिए यहाँ देखिए ए का कितना मोल लिए? 6। अब बी का कितना लिए? अगर आज के क्लास में इस पे हम लोग फोकस नहीं करते और पहले से आप नहीं जान रहे हैं, तब यहाँ पे पूछते हैं ए और बी में कौन ज़्यादा, तो ऑब्वियसली 90% स्टूडेंट क्या बोलते हैं? सर बी ज़्यादा 10 मोल है और ए कम 6 मोल है। बट क्या हम लोग मोल देखकर बताते हैं या लिमिटिंग एजेंट का डिफिनेशन को पकड़ेंगे? लिमिटिंग एजेंट का डिफिनेशन मैंने कहीं लिखाया कि ऐसा कोई भी रिएक्टेंट जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, मैंने ये नहीं लिखवाया हूँ। मैंने डिफिनेशन में क्या लिखवाया है? एनी रिएजेंट विच कंज्यूम्ड कंप्लीटली। मोल कितना है उस पर का तो मैंने बात ही नहीं किया, राइट? तो भाई इसका 6 मोल, इसका 10 मोल है, तो इन दोनों में से जो लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, मतलब दोनों के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, करेक्ट? तो कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे तो प्रोडक्ट 2 टाइप का है, सी है और डी है, फिर से यहाँ पे कन्फ्यूज होगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर हम लोग किसी एक प्रोडक्ट को अगर पकड़ लें, मान लो सी को, तो सी अगर लिमिटिंग रिएजेंट बी को बताया तो डी पे भी काम करेंगे तो बी को ही लिमिटिंग एजेंट बताएगा। इसका मतलब इफ़ वी हैव मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट देन कोई किसी भी फॉर एनी प्रोडक्ट वी कैन डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एनी प्रोडक्ट वी कैन फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। और इस आज के क्लास में दोनों पे चेक करके देख लेंगे, बाद में दोनों पे चेक नहीं करेंगे, बाद में जिसका किसी एक को पकड़ लीजिएगा। और अगर सी ने बताया बी को लिमिटिंग रेंज तो 200% गारंटी है डी भी किसको बताएगा? बी को ही लिमिटिंग रेंज बताएगा, करेक्ट ना? इसका मतलब उस टाइम पे जहाँ पे मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट रहेगा वहाँ पे फॉर फाइंडिंग द लिमिटिंग रेंज विदाउट वेस्टिंग टाइम किसी एक प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा, करेक्ट? और वैसा कोई भी रिएजेंट विच प्रोड्यूस मोर या लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, उसी को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट? चलिए तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेकिन इस मेथड के लिए रिएक्शन शुड बी अनबैलेंस या बैलेंस? बैलेंस। मान लेते हैं कि हम लोग सी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और वहाँ देखिएगा सी का नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ, बाद में आप लोग बहुत फास्ट हो जाइएगा जस्ट। तो बताइए 2 मोल से 3 मोल, 2 एक कोफिशिएंट क्या बताता है रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ सी, बट इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज 2 मोल लेकर ही काम करेंगे? 2 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ सी, तो इसका 1 मोल ऑफ ए 3/2, तो लिए कितना है? 6। तो क्या डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू 6 है ना? तो ए के अकॉर्डिंग सी का कितना मोल बनेगा भाई? 9 मोल। बी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, इसका 4 मोल से 4 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ सी, देन 1 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस 3/4, तो इसका 10 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस हाउ मच? क्या डायरेक्टली एक कर सकते हैं 3/4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? ठीक तो है? कितना हो जाएगा एवरीवन? 7.5 मोल। अब बताइए ए और बी में किसने लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाया? बी। देन विच वन शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट? बी रहेगा, करेक्ट?
ए क्या हो गया, इतना आसान था। अब एक मिनट, वंस यू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, तो पूरा रिएक्शन को कंट्रोल अब कौन करेगा, लिमिटिंग। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा। अगर एग्जाम में आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, तो ए आंसर लगाइएगा या ए आंसर लगाइएगा। जो लोग नहीं जानते लिमिटेड, वो तो जल्दीबाजी में दोनों के अकॉर्डिंग किसी के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, बट प्रोडक्ट बनता किसके अकॉर्डिंग है, ये तो हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं ना। तो अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सी ऑप्शन में एक 9 रहेगा, एक 7.5 रहेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 9 या 7.5। हु विल कंट्रोल द होल रिएक्शन, लिमिटिंग रेंज। उसका हाथ दोनों तरफ रहता है, विंग्स। रिएक्टेंट साइड भी वही कंट्रोल करता है, अब प्रोडक्ट साइड भी वही कंट्रोल करेगा। इसका मतलब सर रिएक्टेंट साइड वही कंट्रोल करता है, इसका मतलब क्या, अब ए किसके अकॉर्डिंग खर्च होगा, ए के अकॉर्डिंग बी खर्च होगा या बी के अकॉर्डिंग ए खर्च होगा। सेंटेंस बोलने का तरीका अलग हो गया, राइट। क्या अब यहाँ पे सिंस और देयरफॉर में ऐसे बोलेंगे, 2 मोल ऑफ ए रिक्वायर्ड 4 मोल ऑफ बी, उल्टा बात हो गया ना। तो 2 मोल ऑफ ए रिक्वायर्ड 4 मोल ऑफ बी, ये बोलने का मतलब क्या भाई, हम लोग सेंटेंस तो बोलते हैं, देखिए बहुत चीज़ लिखते हैं और बोलते हैं, रुकते नहीं कि बोल क्या रहे हैं। बस ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, मैं भी लिख रहा हूँ। 2 मोल ऑफ ए रिक्वायर्ड 4 मोल ऑफ बी, मतलब ए के अकॉर्डिंग बी को रन कर रहे हैं, ए के अकॉर्डिंग। इसी बात को ऐसे बोलेंगे, 4 मोल ऑफ बी रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ ए। अब किसके अकॉर्डिंग बोलना स्टार्ट कर दिए, डिफरेंस नहीं है। लगता है ऐसा छोटा बात है, लेकिन है तो बड़ा बात, राइट। इसका मतलब हम लोग को ऐसे बोलना चाहिए। अब कैसे, बी के अकॉर्डिंग ए को खर्च करेंगे, तो उसको बोलने का तरीका क्या रहेगा, 4 मोल ऑफ बी रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ ए, तो 1 मोल ऑफ बी रिक्वायर्ड 2/4, नहीं तो हो जाता 4/2, और ए के अकॉर्डिंग करते तो क्या होता 4/2। एनीवे, इसका मतलब ए हुआ। अब इसी में तो ए कितना खर्च हुआ, क्योंकि ए वंस यू डिसाइड कि दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वो तो बचा रहेगा। तो कितना बचा रहेगा इसका निकालने के लिए तो ये पता करना पड़ेगा ना कि कितना खर्च हुआ। आपके पास 200 रुपया है और अभी भी कुछ पैसा बचा हुआ है, तो कितना बचा हुआ उसके लिए हिसाब लगाइएगा कि कितना बचा हुआ रहना चाहिए, तो कितना खर्च हुआ उसको माइनस कर दीजिएगा, वही बात है। इसका मतलब है 4 मोल ऑफ वी रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ ए, देन 1 मोल ऑफ दिस 2/4, तो कितना मोल बी का खर्च हुआ है, ये तो लिमिटिंग एजेंट है ना, इसका तो सब खर्च हो जाएगा। तो 10 मोल ऑफ बी, सर 2/4 इंटू 10 कर दीजिए, राइट। हाउ मच, 5, करेक्ट ना। इसका मतलब ए का कितना खर्च हो गया, लिए थे 6, खर्च कितना हो गया 5। तो आप व्हेन रिएक्शन वाज ओवर, जब रिएक्शन खत्म हो गया तो इसका बचा हुआ कितना रहेगा, 6 - 5 = 1। और इसका कितना बचा रहेगा एवरीवन, ये तो 100% कंज्यूम होगा, 0। और ए कितना बनेगा, अब सी कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, सारा पावर है लिमिटिंग रेंज के पास, राइट। तो ऐसे बोलेंगे 4 मोल ऑफ बी रिक्वायर गिव्स 3 मोल ऑफ सी, 4 मोल ऑफ बी गिव्स 3 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ बी गिव्स 3/4, देन 10, तो इसका तो निकाल चुके हैं ना 7.5। डी भी किसके अकॉर्डिंग बनेगा, बी के अकॉर्डिंग बनेगा, क्यों, यही है लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो कैसे पढ़ेंगे, 4 मोल ऑफ बी गिव्स 5 मोल ऑफ डी, तो 1 मोल ऑफ बी गिव्स कितना 5/4, तो 10 मोल ऑफ बी कितना हो जाएगा 5/4 इंटू 10 कितना होगा एवरीवन, 12.5। तो क्या वैसा सिचुएशन जिसमें इस तरीके से आपको निकालना रहेगा, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर अभी तक तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट आया नहीं था, तो अभी तक इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने आने ही नहीं दिया जहाँ पे लिमिटिंग कन्फ्यूजन आपका हो। हर जगह पे मैंने क्या बोला, कंप्लीट कंबल्सन या कुछ ऐसे बना बोलते रहा, बट ऑल द टाइम ऐसा नहीं रहेगा। सो मेनी टाइम्स ऐसा रहेगा कि आपको बोला रहेगा ए का 6 मोल है, 6 मोल ऑफ ए मिक्स विथ 10 मोल ऑफ बी, देन हाउ मच मोल ऑफ सी एंड डी आर फॉर्म्ड। तो वहाँ पे रुकना है और क्या डिसाइड करना है कि लिमिटिंग रेंज कौन है, करेक्ट।
अच्छा स्टूडेंट, समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी साथ साथ खर्च हो जाए। समटाइम्स मान लेते हैं कि दिसंबर आ गया और दिसंबर में देखते हैं बहुत पिकनिक का माहौल रहता है। अब तो कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं रहता है, अदरवाइज मैं सुबह सुबह सुनते रहता हूँ। मतलब हर दिन यहाँ से गाना बजाते हुए लोग पिकनिक के लिए, दिसंबर और जनवरी बड़ा अजीब माहौल रहता है, बहुत बड़ी अजीब नहीं अच्छा माहौल रहता है। और मैं भी सोचता हूँ कि कभी मैं भी जाऊँगा। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको लेकर एक सोचते हैं, गए नहीं आज तक। स्टूडेंट को लेकर जाना बहुत रिस्की है। कब ब्रह्मपुत्रा में छलांग लगा देंगे। पिकनिक मनाने गए, इतना खुश हो गए कि तैरना स्टार्ट कर देंगे वहाँ पे ही। बहुत रिस्की है भाई, बहुत ही ज़्यादा। हम बिल्कुल फुल फ्लडेड फेज में कभी ब्रह्मपुत्रा को देखे हैं? आप देखे हैं ना, मैं फील भी किया हूँ नाव ऐसे और ऐसे। बाप, उस टाइम मेरा 4 साल ब्रह्मपुत्रा किनारे ही भी था। IIT कैंपस ख़त्म होता है, ब्रह्मपुत्रा शुरू होती है, राइट। पीछे का गेट जहाँ पे फैकल्टी स्कूल है, और सबसे फेवरेट जगह वही बैठने का होता है। फेवरेट जगह एक बहुत बड़ा पत्थर है, फैकल्टी स्कूल नॉर्थ गुवाहाटी में है, उसके पीछे। और उसमें भी कब, तो 12 बजे रात में, जब एकदम मून लाइट, 4 लोग जाकर बैठ के, और जब बहुत दुखी आत्मा हो गया तो वहाँ बैठ के अपना सुख दुख बांट रहे हैं। अब ये मत बोलिए सर पार्टी कर रहे हैं, काइंड ऑफ पार्टी है। लाइफ जीना चाहिए जहाँ पे जैसे हैं और उसके अकॉर्डिंग माहौल में। और ऐसे भी आप लोग भी जब जाइएगा टेक्निकल कॉलेज में तो वो 4 साल बहुत बढ़िया लाइफ होता है, बट वहाँ जाकर काम भी करना है, सिर्फ मस्ती नहीं करना होता है भाई। और डॉक्टर लोग को तो बिल्कुल भी मस्ती नहीं मिलेगा, आप लोग को बहुत पढ़ना रहता है, थोड़ा नहीं। अब पढ़ना भी चाहिए, आप लोग को सेकेंड गॉड बोला जाता है। आप लोग सही से नहीं पढ़िएगा तो बाकी लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, देखते हैं कुछ भी होता है और डॉक्टर के पास चला गया, आधा बीमारी वहाँ पे ख़त्म, प्रोवाइडेड डॉक्टर स्माइली फेस का हो। डॉक्टर का फेस थोड़ा स्माइलिंग होना चाहिए, राइट। मतलब अच्छा नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे यहाँ जैसे कि मैं डॉक्टर थे, मतलब कुछ भी होना तो बोलते थे नहीं कुछ नहीं है, तो बहुत ठीक, छोटा सा है, वो ठीक हो जाएगा। तो आधा कॉन्फिडेंस मरीज को वहीं पे आ गया। अरे अगर एक ऐसा डॉक्टर बिल्कुल खड़ूस टाइप का, अच्छा ये हो गया, ख़त्म, कहानी ख़त्म है तो आपका। तो बेचारा 2 दिन बचने वाला था, आज ही चला जाएगा। इसलिए नहीं, वो भी प्रोफेशन का पार्ट है, डॉक्टर का प्रोफेशन का पार्ट है, बहुत ही स्माइलिंग और प्लस ऑनेस्ट प्रोफेशन है। अब उसमें बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं या पढ़ते हैं, वो लुकआउट नहीं है, लेकिन मोस्टली नहीं पढ़ने वाला का नाम ही नहीं होगा ना। मैं आप जितना भी है, कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो अपने कॉस्ट पे इलाज करते हैं गुवाहाटी में, उनके यहाँ नंबर लगाने के लिए आपको 4 बजे सुबह जाना पड़ेगा। 4 बजे सुबह उठकर, नहीं तो नंबर ही नहीं मिलेगा। सेम बात वहाँ पे पटना में एक बहुत फेमस आई स्पेशलिस्ट हैं, मंगतू राम करके नाम है उनका। उनका इलाज कितना बजे शुरू होता था? 1 बजे रात से वो देखना शुरू करते थे। कितना मतलब उनका वो हैबिट होगा, वो तो दिन में सोते होंगे, 1 बजे रात से 4 बजे सुबह तक देखते थे। और भाई उसके लिए लोग मरीज, मतलब वहाँ पे एक तो नंबर नहीं मिलेगा आपको, इतने अगर स्पेशलिस्ट हैं, मतलब हाई क्लास का, बहुत A1, तो वो अपने कॉस्ट पे अब आराम से एकदम मेलोडी सॉन्ग लगा के एकदम बहुत कम साउंड में 1 बजे से देख रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम लाइफ का 50 ईयर्स को दिए होंगे, तब अपने, तब ऐसा तो नहीं कि आज आप 5 साल में MBBS करके निकल गए और यू आर द नेम फेम ऑफ गुवाहाटी। डॉक्टर का करियर शुरू होता है आफ्टर 35 ईयर्स, सब कुछ पहुँचते पहुँचते। तो सर कमाएंगे कब, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये रहता है। नहीं मतलब बहुत ज़्यादा कब कमाएंगे। तो कुछ ऐसे भी सर्जन हैं जिनका एक दिन का अर्निंग है मोर देन 2 लाख। एक दिन का अर्निंग मोर देन
हम लोग उतना कमा भी नहीं पाएंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ डॉक्टर ही बन जाता। ऑब्वियस सी बात है ना, सुबह से शाम तक अगर 5 भी ऑपरेशन कर दिया, और ऑब्वियसली अगर नेम फेम सर्जन है तो 4 6 7 तो करेगा ही, 8 करेगा, 4 तो मिनिमम है, 5 तो मिनिमम है। अब बोलिए एक सर्जरी का कितना लेगा? समझ रहे हैं बात को? और साथ में बहुत सारा उनका इनकम रहता है ना, इधर टेस्ट का सब कुछ का रहता है, टेस्ट का है, फिर मेडिसिन चला रहे हैं, बहुत कुछ है। और खुद का क्लिनिक ओपन कर लिया तो कहना ही नहीं है। मतलब मैं आपको एक ड्रीम नहीं दिखाया, रियलिटी बताया, बट उसके लिए आपको सही जगह पे पहुंचना पड़ेगा। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट टाइम। कैटलिस्ट के लिए काम कर, राइट? और उसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। अचानक से सोचेंगे नहीं कुछ मिरेकल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, तो नहीं होगा। लगे रहिए, अब मेहनत करते रहेगा। मैं तो ये सोच के पढ़ाता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मेरा तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये नहीं सोच रहा कि मैं टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। मैं प्रॉब्लम को हर एंगल से हर बैच में देख रहा हूँ, और डिफरेंट स्टूडेंट से मिल रहा हूँ। किनका क्या क्वेश्चन पूछने का, कहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा, और जो आपका कन्फ्यूजन है वही मेरा कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा। उसी बात को यहाँ पे डील करूँगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे कोई रटा रटाया तो पढ़ाना नहीं है। तो क्या स्टूडेंट इस टाइप का कॉन्सेप्ट लिमिटिंग निकाल लीजिएगा आप लोग, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ए ऐसा सिचुएशन जिसमें ए और बी है, मोर देन 1 रिएक्टेंट है, और दोनों अगर साथ साथ खर्च हो गया, देन विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? देन नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। दोनों को लिमिटिंग तो बोलेंगे नहीं, राइट? कि लिमिटिंग एंड वहाँ पे बोलेंगे ना, जो जहाँ पे एक्सेस और लिमिटेड का बात होगा, और जहाँ पे दोनों साथ साथ कंज्यूम हो जाएगा, देन नो वन इज द लिमिटिंग। तो सर ये पता कैसे चलेगा कि दोनों साथ साथ खर्च हो जाएगा? दोनों ये पता चलना पड़ेगा ना। तो उसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, राइट? इसका मतलब है कि जितना मोल ए प्रोड्यूस करेगा बी का, सी का, उतना ही मोल कौन देगा? डी भी दे देगा। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर पाए कि कौन किसने ज़्यादा प्रोड्यूस किया, किसने कम प्रोड्यूस किया? ये तो तभी पॉसिबल है ना कि ए से जितना सी कैलकुलेट करेंगे ए के रेस्पेक्ट में, और बी के रेस्पेक्ट में जो सी कैलकुलेट करेंगे, दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया, देन व्हाट? इसका मतलब है कि दोनों साथ साथ कंज्यूम होगा, एक साथ, कोई भी बचा हुआ नहीं रहेगा। हाँ, तो कहानी यहाँ पे था। समटाइम्स पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो पिकनिक के टाइम पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उतना ही सामान लेके जाते हैं जितना एक दिन में खर्च हो जाए, और कुछ भी वेस्ट नहीं आए, राइट? एकदम चिकन तौल के उतना ही मस्टर्ड ऑयल, उतना ही मसाला, उतना ही नमक, सबको क्या? ऑल रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। एक ही दिन का कहानी है, राइट? तो उसको क्या हो गया, वहाँ पे नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल 2A प्लस 6B 3D, एक ही लेके चलते हैं। ए मेरा बैलेंस, कोई हाइपोथेटिकल बैलेंस इक्वेशन है, ओके? चलिए, विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? इसका 8 मोल लिए हैं, इसका 24 मोल लिए हैं, तो विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? तो मैं एक्चुअली कैलकुलेट करके ही क्वेश्चन को सेट किया था। तो यहाँ देखिए, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ डी का बात करेंगे तो ए के अकॉर्डिंग क्या लिखिएगा? 2 से 3, तो 1 से कितना? 3/2 आई इंटू 8, हाउ मच? 12। अब बी के अकॉर्डिंग बात कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 6 से मिलेगा 3, 6 से मिलेगा 3, तो 1 से कितना मिलेगा? 3/6, तो 24 से कितना मिलेगा एवरीवन? 12। तो किससे कम किससे ज़्यादा? सर दोनों से इक्वल मिल गया। इट मीन्स नो वन इज द लिमिटिंग एज। जब नो वन इज द लिमिटिंग एज, इट मीन्स व्हाट? बोथ कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है? तो व्हेन रिएक्शन वाज ओवर, ये t इक्वल टू 0 पे था। जब रिएक्शन ओवर हो गया, रिएक्शन कंप्लीटेड, देन इसका कितना रहेगा? 0, इसका भी कितना रहेगा? 0।
इसका कितना रहेगा 12। और इस एग्जाम्पल में नो वन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट। नो वन इज लिमिटिंग, ठीक है। चलिए तो इस, हाँ सबको क्लियर है एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके, एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट by taking 24 gram of carbon. This reaction is carried out by taking 24 gram of carbon and 96 gram of oxygen. 24 gram of carbon and 96 gram of oxygen. First question, find out which one is the limiting reagent. Second question, which reactant is left in excess? Which reactant is left in excess? And how much of it is left? And how much of it is left? Third question, and how much of it is left, मतलब कौन एक्सेस है, उसका कितना बचा हुआ रह गया, राइट। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड? हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड? सॉल्व कीजिए। ये बार बार बोलने का रिक्वायरमेंट है कि मास दिया हुआ रहेगा तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट करके सोचें। दिए है मास, बट मास के टर्म में सोचना है लिमिटेड या मोल में कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल।
मोल का उसमें जब भी 5 लेंगे तो हाफ कन्वर्टेड टू मोल हो गया। ओके एवरीवन, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कितना है एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2 and 3. विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? कार्बन रहेगा, कार्बन इज द लिमिटिंग राइट। इसका मतलब ये 100% खर्च हो जाएगा जब रिएक्शन ओवर होगा तो ये 0। अब कार्बन के अकॉर्डिंग ही ऑक्सीजन को खर्च होना है। इसका मतलब है कि 2 मोल के लिए पहला तो आपका आंसर मिल गया ना कि लिमिटिंग रिएजेंट इज द कार्बन, कार्बन है। अब 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए इसका कितना चाहिए ऑक्सीजन का? हाफ। तो इसका 2 के लिए कितना चाहिए? 1। चांस करते जो कोफिशिएंट है उतना ही मिला है। इसका मतलब इसका कितना मोल खर्च हो जाएगा? यस। तो बचा हुआ कितना रहेगा? तो इसका बनेगा कितना? 2 से 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 ही लिए हुए हैं राइट। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ देखिएगा। तब विच वन लेफ्ट एक्सेस में कौन था? ऑक्सीजन। ए भी आंसर हो गया। उसके बाद इसका बचा हुआ कितना रह गया? अब सम याद रखना है, पूछा जाएगा परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट कंज्यूम्ड, परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट कंज्यूम्ड राइट। इसका मतलब है कि कितना कंज्यूम हुआ, तो कितना खर्च हुआ इसका? 1 मोल। परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट कंज्यूम का मतलब नंबर ऑफ मोल कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ मोल कंज्यूम्ड और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कितना लिए थे? into 100। तो 1 खर्च हुआ, मेरे पास 3 था राइट एक्सेस रिएजेंट का, into 100 कितना % कंज्यूम हो गया? 33 पॉइंट। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, निकल जाएगा। या कभी इसी को टर्न करके ऐसे पूछेंगे, परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन। रिमेनिंग में क्या लेते हैं? जो बचा हुआ है 2/3 into 100, 2/3 इंटू भाई 100% में 33% चला गया, तो बचा कितना? 100 - 33.33, तो 66.66 रहेगा। 66.66 बचा हुआ रह गया, करेक्ट। तो कल के क्लास में पूरा क्लास लिमिटिंग रेंज पे प्रॉब्लम करते रहेंगे, और अगर टाइम बचेगा तो कल के क्लास में ही मैं POSC स्टार्ट करूँगा। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है।